साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की क्लासेस देख रहे हैं। जैसा कल हमने पहली क्लास देखी थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, सिलेबस में है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, यानी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमको देखना है सामाजिक विकास। इससे संबंधित प्रश्न, सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दूसरी क्लास में आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि समय कम है और रिवीजन ज़्यादा करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आज बजट से है, केंद्रीय बजट, मौद्रिक नीति और आर्थिक समीक्षा साथ साथ देखते हुए चलते हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27 अपडेटेड है, इसको जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। जो है सिर्फ आप पॉइंट्स के रूप में अपने डायरी या नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय की बड़ी मदों में कभी कभी जो है पूछ लेता है अवरोही या आरोही क्रम में। तो इसमें करों व शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22% है, ब्याज अदायगी में 20% तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17% है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है आरोही या अवरोही क्रम में। सबसे ज्यादा पूछ लेगा कि किसका सबसे ज्यादा हिस्सा है, तो 22% हिस्सा हमारा करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। ठीक है, 17% वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में रक्षा तथा प्रमुख आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। जब कहीं नहीं है या है वाले सवाल आते हैं तो वहां जो है आपको कंफ्यूजन होती है। तो 17% वाली जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जो मदे हैं वो रक्षा और प्रमुख आर्थिक क्षेत्र सहायता पूंजी परिव्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल नहीं किया जाता, ये फैक्ट के रूप में है, जरूर इसको याद कर लीजिएगा कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल नहीं किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के तहत मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है, ये आप जानते होंगे। जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे होती है उसको वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है, इस चीज को याद रखना है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जो हमारा बजट होता है वो सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने देखा 22% करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है, 20% ब्याज अदायगी में है और 17% हमारी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, जैसे शुरू में हमने देखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है बजट प्रक्रिया, उसके प्रकार क्या हैं, कटौती प्रस्ताव और धन विधेयक क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पारंपरिक बजट पिछले प्रदर्शन और वास्तविक लागतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, यानी हमारा पिछला वर्ष कैसा प्रदर्शन रहा है और कितनी लागत आई या कितना हमारा व्यय हुआ उसके हिसाब से तैयार किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास लागत बजट दीर्घकालिक आधार पर स्थापित बजट माना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा आप। जो है कि जो हमारा अनुसंधान एवं विकास लागत बजट होता है दीर्घकालिक आधार पर स्थापित बजट माना जाता है। कटौती प्रस्ताव का संबंध केंद्रीय बजट की अनुदानों की मांगों से है। जो कटौती प्रस्ताव होता है उसका संबंध केंद्रीय बजट की अनुदान की मांगों से संबंधित होता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नीतिगत कटौती प्रस्ताव, अर्थगत यानी मितव्ययता कटौती प्रस्ताव और प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव। इन तीनों के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, लेखानुदान यानी ओट ऑन अकाउंट के अंतर्गत अनुच्छेद 116(1) का ये एग्जाम में आपसे पॉलिटी में भी पूछ सकता है और इकोनॉमिक्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फैक्ट है। लेखानुदान जो होता है वोट ऑन अकाउंट जिसे कहते हैं, अनुच्छेद 116(1) का के तहत लोकसभा सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। ठीक है, ये फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में भी और अन्य जो है वनडे एग्जाम जैसे लोअर वगैरह है या आपका यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम होते हैं उन सब में पूछा गया है कि धन विधेयक कहाँ पेश होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में। ठीक है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? लोक जो है धन विधेयक से संबंधित है। ठीक,
आगे है घाटे का प्रकार और सूत्र। घाटे के प्रकार का क्या होता है? प्राथमिक घाटा प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगी घटाई जाती है। ठीक है, ये फैक्ट है कि प्राथमिक घाटा अगर आपको निकालना है तो उसमें राजकोषीय घाटा को ब्याज अदायगी से माइनस करना पड़ता है, ठीक, घटाना पड़ता है। बजटीय घाटा को अगर प्राप्त करना है तो कुल व्यय से कुल प्राप्तियों को घटाया जाता है। ठीक, अगर राजस्व घाटा आपको प्राप्त करना है तो राजस्व घाटा के लिए राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों दोनों को घटाया जाता है। सभी राजकोषीय घाटा, सभी घाटों में राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, यानी राजकोषीय घाटा जो हमारा होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा बजटीय घाटा दूसरे स्थान पे आता है, फिर राजस्व घाटा सबसे छोटा होता है। ठीक है, इस तरह आप जब अपने नोट्स में डायरी में बना लेंगे, लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। यानी प्राथमिक घाटा अगर आपको पाना है तो राजकोषीय घाटा को ब्याज अदायगी से आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी प्राप्तियां, व्यय और मुद्रास्फीति, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? पूंजीगत प्राप्तियां सरकार पर देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? सरकार पर देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में जो सरकार की एसेट्स होती हैं उनमें कमी लाती हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। जो उधार ग्रहण होता है और विनिवेश होता है वो हमारी पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, इस बात को याद रखना है। ऋणों पर ब्याज, जो ऋणों पे हमको ब्याज मिलता है उस पर गैर कर राजस्व या राजस्व प्राप्ति है। इसी को ऋणों पर प्राप्त ब्याज यानी गैर कर राजस्व या राजस्व प्राप्ति होता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि को दिए गए ऋणों पर ब्याज जो प्राप्त होता है वो राजस्व प्राप्ति में रखा जाता है। इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, जैसे एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है क्योंकि इससे परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यानी राजस्व व्यय क्या होता है? जिसमें परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था, आप कई बार नाम सुने होंगे। घाटे का वित्त व्यवस्था का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर प्रायः किसमें देखने को मिलता है? मुद्रास्फीति के रूप में देखने को मिलता है। ठीक, जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होती है? जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, व्यय, उधार ग्रहण, मुद्रास्फीति, विनिवेश, ये सारी चीजें जो है आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कर व्यवस्था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या क्या होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? तो भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? काल्डार ने दिया था। काल्डार ने सर्वप्रथम जो है व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये आपके पास पैन कार्ड होगा, ये हमारा आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस पर व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि और पैन नंबर अंकित होता है। व्यक्ति का नाम, पैन नंबर और जन्म तिथि ये अंकित होता है। व्यक्ति का नाम होता है, जन्म तिथि होता है, पैन नंबर अंकित होता है। ठीक, पैन कार्ड पते को प्रमाणित नहीं करता, यानी ये आपके एड्रेस को प्रमाणित नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपको एड्रेस कहीं देखने को नहीं मिलता, जबकि आधार कार्ड में आपका एड्रेस भी लिखा होता है। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी क्या होती है? कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। यानी आप जब कोई चीज सामान खरीदते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है। सीमा शुल्क यदि जो है स्टेट टू स्टेट या जो है हमारा कंट्री टू कंट्री होता है तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है। उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रकार यह वस्तु कर है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी क्या है? देश में उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उन पे ये लगाया जाता है। आयकर यानी इनकम टैक्स और निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स प्रत्यक्ष कर है। आयकर और निगम कर दोनों क्या है? प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स 1957 को वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया और यह 1 अप्रैल 2016 से लागू नहीं है। अब सवाल पूछा जा सकता है
कि संपत्ति कर को कब समाप्त किया गया और यह कब से देश में लागू नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो संपत्ति कर को समाप्त किया गया 2015 में, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2016 से अब देश में लागू नहीं है। अन्य कर संबंधी तथ्य देख लेते हैं। एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क और सेवा कर, ये सभी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। उत्पाद शुल्क हो, बिक्री कर हो, सीमा शुल्क हो या सेवा कर हो, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद अधिकांश उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और बिक्री कर की जगह जीएसटी ने ले ली थी। ठीक है, जीएसटी अब जानते हैं 1 जुलाई 2017 से लागू हो गई है। तो उसमें से अधिकांश जैसे उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, हमारा वैट है, बिक्री कर है, ये सब की जगह अब एक ही टैक्स जिसे गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो लिया जाता है मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों, तंबाकू जैसे कुछ सीमित उत्पादों पर लागू नहीं है। यानी जीएसटी जो है कुछ उत्पादों पर लागू नहीं है, जैसे पेट्रोलियम और तंबाकू। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहले बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता था, ये एक फैक्ट है। और 4 ऑप्शन दे सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहले जो है बिक्री कर को क्या कहा जाता था। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर पूछ सकता है, व्यापार कर, सेवा कर, ये इस तरह के ऑप्शन दे देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, याद रखना है बिक्री कर को पहले यूपी में व्यापार कर कहा जाता था। ठीक है, शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, जबकि सीमा शुल्क और निगम कर को प्राप्त आय से केंद्र सरकार से संबंधित होती है। यानी जो शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, यदि शराब उत्पादन होता है तो राज्यों द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो सीमा शुल्क, निगम कर से प्राप्त आय केंद्र सरकार से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी एफआरबीएम एक्ट जो है, एफआरबीएम एक्ट जो है 2003 जो है वो 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया और 5 जुलाई 2004 को प्रभावी हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो एफआरबीएम एक्ट है वो कब से लागू हुआ। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित हुआ और 5 जुलाई 2000 से ये लागू हो गया। ठीक है, ट्रांजैक्शन शुल्क क्या होता है, हवाई यात्रा से संबंधित है। सामंजस्य वस्तु वितरण और कोडिंग प्रणाली, एचएस जो कोडिंग प्रणाली है वो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों के वर्गीकरण में उपयोगी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे फैक्ट के रूप में सवाल पूछ सकता है, छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए एग्जाम बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी फैक्ट के रूप में जो सवाल पूछते हैं और हमको याद नहीं होते हैं तो वही एग्जाम हमारे लिए कठिन हो जाता है। ठीक है, तो भूमिका और प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन है, ठीक है, वित्त आयोग के। तो वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों के बंटवारे या अनुदानों हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करता है वित्त आयोग। ठीक है, इस बात को याद रखना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एनके सिंह रहे हैं, पूछा जा सकता है सही मिलान में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, अरविंद पनगड़िया। कौन है, अरविंद पनगड़िया, इस बात को हमको याद रखने की जरूरत है। 11वें वित्त आयोग ने संघीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्ति की 29.5% राशि राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की थी। ये आपसे स्टेटमेंट के रूप में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, 13वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 13 नवंबर 2007 को डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर विजय एल केलकर। ठीक है, 14वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो 2013 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, डॉक्टर वाई रेड्डी। ठीक, इनकी अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया, इस बात को याद रखने की जरूरत है। अब वित्त आयोग और अध्यक्ष देख लीजिए एक बार फिर से। 9वां वित्त आयोग एनकेपी साल्वे, 9वां वित्त आयोग एनपी साल्वे, इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले सही मिलान में। 10वां केसी पंत, 11वां एम खुसरो, 12वें के कौन रहे हैं, सी रंगराजन रहे हैं, 13वें के विजय केलकर जैसे अभी पीछे हमने देखा, 14वें के डॉक्टर वाई वी रेड्डी,
15वें के एन.के. सिंह और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इन सबको याद रखने की जरूरत है, आप जरूर याद रखिएगा। आगे है वित्तीय संस्थान कुछ हैं, वित्तीय बाजार क्या होता है और मनी मार्केट के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। ठीक है, वित्तीय संस्थान क्या है? वित्तीय संस्थान अर्थव्यवस्था में बचतकर्ताओं और धन के उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। जो वित्तीय संस्थान होते हैं वो मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाते हैं, किसके किसके? बचतकर्ताओं और धन के उधारकर्ताओं के बीच, तथा अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं, यानी जो शेष बचता है उसको अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। वित्तीय बाजार बचत जुटाकर उन्हें उत्पादक उपयोगों में लगाते हैं, मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाते हैं, इसके साथ साथ वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करते हैं और लेन देन की लागत को कम करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। प्राथमिक बाजार क्या होती है? प्राथमिक बाजार में नई प्रतिभूतियां पहली बार जारी की जाती हैं। फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित और भौगोलिक स्थान नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित भौगोलिक स्थान नहीं होता है। जैसे आपके यहाँ सब्जी बेचने वाला कहीं भी जा सकता है, कहीं भी सब्जी बेच सकता है। ठीक है, मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट साधनों में कॉल या नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल शामिल होते हैं मनी मार्केट में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है मनी मार्केट के साधनों में क्या क्या शामिल होता है। तो मनी मार्केट के साधनों में शामिल होता है कॉल नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर। ठीक, भारत का औद्योगिक वित्त निगम क्या है? एक एनबीएफसी के रूप में कार्य करता है। औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसी किसके रूप में कार्य करता है? एनबीएफसी, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास वित्त संस्थान आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एक्जिम और सिडबी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, आईएफसीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1948 को हुई थी। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम जिसे आईसीआईसीआई बैंक कहते हैं, उसकी स्थापना कब होती है? तो उसकी स्थापना होती है 1955 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना कब होती है? जुलाई 1964 में की गई। और आईडीबीआई आज निजी क्षेत्र का बैंक है। जो हमारा आईडीबीआई बैंक है वो हमारा आज निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। ठीक है, आयात निर्यात बैंक यानी जिसे एक्जिम बैंक यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं, उसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में की गई। एक्जिम बैंक के बारे में बार बार सवाल आता है, हर एग्जाम में आता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। भारतीय लघु विकास बैंक, ये भी बार बार सवाल पूछा जाने वाला बैंक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, सिडबी की स्थापना जो है कब होती है? तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है। 2 अप्रैल 1990 की स्थापना की गई थी इसकी। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है नाबार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जितना पढ़ाया जा रहा है इतना सब अगर बार बार रिवाइज कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि फैक्ट के रूप में सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन वीडियोस को चाहे आप 1.5x पे देखिए, चाहे 1.2x पे देखिए, चाहे नॉर्मल स्पीड में देखिए, लेकिन 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके एक भी सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो नाबार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहते हैं, यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि ये वित्त सहायता देती है नाबार्ड, किसमें? कृषि एवं ग्रामीण विकास में। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, नाबार्ड सभी जिलों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण क्षमता के आकलन हेतु प्रतिवर्ष संभावित ऋण योजना तैयार करता है। क्या तैयार करता है? संभावित ऋण योजना तैयार करता है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसकी शुरुआत होती है अगस्त 1998 में। वित्तीय वर्ष 1998 और 99 में किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु इसकी स्थापना की गई थी। कृषि साख संबंधी समस्याओं
के समाधान के लिए इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। कब? अगस्त 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन बैंकों द्वारा किया जाता है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी समितियां इसे जारी करती है, जबकि नाबार्ड नहीं जारी करता है। ये फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों की निगरानी आरबीआई तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की निगरानी नाबार्ड करता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। ये दोनों फैक्ट आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो याद रखिएगा। ठीक। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। कौन कौन से? सिक्किम, गोवा ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 को, वो 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। सिक्किम और गोवा ऐसे राज्य हैं जहां कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं है। ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957 में प्रचलन में आई। ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब आई प्रचलन में? तो 1957 में। ठीक है। नाबार्ड के बारे में हमने जाना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में हमने जाना, और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने देखा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बीएसई, एनएससी, सेंसेक्स, निफ्टी और निक्की। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है। ठीक। तो सेंसेक्स, बीएसई तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है, ये आप जानते ही हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे एनएससी के कहते हैं, उसकी स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एनएससी की स्थापना, जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना कब होती है? तो 1992 में होती है। निक्की, ठीक है, निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक है। जैसे अपने यहाँ एनएससी बीएससी है, वैसे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का निक्की है। ठीक है। बीएससी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है। जो बीएससी है हमारा, वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, वो याद रखिएगा, बीएससी। भारत का पहला संगठित शेयर विनिमय प्रारंभ में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन कहलाता था। क्या कहलाता था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन कहलाता था। ठीक है। जो बाद में क्या बना? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के रूप में विकसित हुआ, जिसके बारे में अभी हम देख रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप में सेंसेक्स कहा जाता है, और बीएससी दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में है। दलाल स्ट्रीट जहां से रोजाना जो है दुनिया भर के शेयर जो है वहीं से देखे जाते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग जो है शेयर बाजार से संबंधित है, इसे एक अवैध कार्य माना जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग को एक अवैध कार्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है शेयर बाजार से संबंधित है और अवैध कार्य से माना गया है। अगर एग्जाम में आए तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। मुद्रास्फीति, सीपीआई और फिलिप्स वक्र थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की वर्तमान प्रचलित माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, मुद्रास्फीति के प्राकलन की वर्तमान प्रचलित माप जो है हमारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। अगला है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण कौन करता है? औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू, ठीक है, के आधार पर किया जाता है, यानी औद्योगिक कर्मियों के आधार पर किया जाता है। भारत में सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल तथा ऑल इंडिया सीपीआई रूरल प्लस अर्बन जिसमें शामिल हैं का संकलन किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। और साथ साथ डब्ल्यू फिलिप्स ने बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के बीच विलोम संबंध पाया था। किसने? डब्ल्यू फिलिप्स ने। ठीक है, यह आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको मुद्रास्फीति देखने को मिल रही होगी कि जो इसका रुझान रहा है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। ठीक है, सीपीआई क्या होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें जीवन यापन की लागत प्रमुख मानदंडों को शामिल किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिलिप्स वक्र कुछ ऐसे बढ़ता है, ठीक है, ऐसे बनता है, यानी
इसमें बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के बीच विलोम संबंध होता है। इसमें मुद्रा मजदूरी की दरों में परिवर्तन की दर ये देखने को मिलती है, ठीक है, और बेरोजगारी की दर ये देखने को मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग इतिहास और एसबीआई का गठन। ठीक है, एसबीआई का गठन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1977 में हुई थी और यह 1977 से 1832 तक अस्तित्व में रहा। कौन? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर दिया गया और उसको बना दिया गया बैंक द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बना दिया गया? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किसको किसको विलय करके? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। ठीक है, एसबीआई नाम किसके बाद पड़ा? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जब जो है नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक, भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को होता है गोरे वाली समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का गठन कब होता है? 1 जुलाई 1955 पे, और किसकी अध्यक्षता में? तो गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई जो है सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ठीक, तो 1970 में क्या हुआ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है। फिर जनवरी 1921 में 3 बैंकों को विलय कर दिया गया और बनाया गया द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात 1 जुलाई 1955 से गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर एसबीआई का गठन किया गया और एसबीआई वर्तमान में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इस तरह जब आप फैक्ट को याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है एसबीआई निजी बैंक और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली चेयरपर्सन कौन रही है? महिला, अरुंधति भट्टाचार्य। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अरुंधति भट्टाचार्य जो है एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन रही हैं। ठीक है, वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? श्रीनिवासलू शेट्टी हैं। कौन है? श्रीनिवासलू शेट्टी हैं। इन्होंने दिनेश कुमार खारा का स्थान लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली। ये एग्जाम में आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक, भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक है ने संघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली। अगर जो है आपसे भारत का पहला बैंक पूछ ले कि किसने अपनी शाखा चीन में खोली तो एसबीआई है। और निजी क्षेत्र का बैंक अगर पूछे, देखिए निजी क्षेत्र लिखा रहेगा तो आपको लगाना है एक्सिस बैंक। ठीक है, संघाई चीन में। ठीक, याद रखिएगा। फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का यह बैंक नहीं है। एग्जाम में आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। बंधन बैंक भारत की प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो 23 अगस्त 2015 को सार्वभौमिक बैंक के रूप में परिवर्तित हुई। बंधन बैंक के बारे में आप जानते होंगे, बंधन बैंक का नाम सुना है। तो बंधन बैंक जो है ऐसी भारत की पहली माइक्रो वित्त कंपनी है। ठीक है, जो कि 23 अगस्त 2015 को सार्वभौमिक बैंक के रूप में परिवर्तित हुई। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ लीड बैंक, स्मार्ट मनी, प्लास्टिक मनी और स्वाभिमान। प्लास्टिक मनी वगैरह के बारे में जरूर जानिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आरबीआई द्वारा 1969 में लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की जाती है। जिला साख योजना लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। ठीक है, स्मार्ट मनी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संस्थागत अनुभवी निवेशकों द्वारा नियंत्रित पूंजी के लिए किया जाता है। ठीक है, स्मार्ट मनी का शब्द का जो प्रयोग है वो संस्थागत या अनुभवी निवेशकों के द्वारा नियंत्रित पूंजी के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मनी क्या होती है? प्लास्टिक मनी नगद कैश या मुद्रा मनी का एक विकल्प है। इसके उदाहरण कौन से हैं? जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड। इसे ही प्लास्टिक मनी कहते हैं, यानी नगद या मुद्रा के रूप में ये होती है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज कहीं भी करके तुरंत नगद मनी निकाल सकते हैं। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। भारत में इसे विधिक मुद्रा नहीं माना जाता है। ठीक है, बिटकॉइन में
इससे जो बिटकॉइन को भारत में विधिक मुद्रा नहीं माना जाता है। 10 फरवरी 2011 से प्रारंभ स्वाभिमान कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है कार्यक्रम ऐसा है जो भारत में शाखा रहित, यानी कोई ब्रांच नहीं होगी लेकिन बैंकिंग जो सर्विस है वो आपको मुहैया कराई जाएगी। तो ऐसे कौन सा कार्यक्रम है जिसके तहत, तो वो है हमारा जो है स्वाभिमान कार्यक्रम। इसका जो है उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कब से शुरू हुआ, 10 फरवरी 2011 से। ठीक है। अग्रणी ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, तो 1969 में। कब होती है, 1969 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा निर्गमन, भुगतान प्रणाली और बैंकिंग तकनीकी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुद्रा निर्गमन जो होता है वो आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। ठीक, याद रखिएगा। आरटीजीएस का विस्तारित रूप कभी कभी पूछ लेता है, तो आरटीजीएस का विस्तारित रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, तो ईएफटी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप जो पैसे भेजते हैं एक दूसरे को, वो ईएफटी कहलाता है। ठीक, वर्ष 1998 में आईसीआईसीआई बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। यानी इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं जो है सबसे पहले कौन सा बैंक शुरू करता है, तो आईसीआईसीआई करता है। कब करता है, 1998 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत में एटीएम का प्रथम संचालन कब हुआ, तो वर्ष 1987 में। कब, मुंबई जो है 1987 में। कहाँ, मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे, उस समय बॉम्बे नाम था। एचएसबीसी बैंक द्वारा किया गया है एटीएम का प्रथम संचालन। ठीक है। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई, तो इस बात को याद रखिएगा, 1957 में ये प्रचलन में आई थी। ठीक है। और पीछे बैंकों के बारे में हमने देखा, स्थापना एसबीआई की 1955, अग्रणी बैंक 1969, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 और नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है सही मिलान के रूप में। जब आप इस तरह के प्रश्न देखते हैं तो कैसे, जैसे सही मिलान आगे पीछे दे दिया तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब आपको चीज़ें याद होंगी तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमको चीज़ों को याद रखना है। अगला है मुद्रा आपूर्ति के मानक, ये M0, M1, M2 और M3। ये M0 क्या होता है, M0 कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अगर मान लीजिए आपके यूपी ट्रिपल 80 लोअर के एग्जाम में नहीं पूछता है तो ये पीसीएस में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछता भी है। M0 क्या होता है, चलन में मुद्रा प्लस बैंकों का आरबीआई के पास जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा। ठीक है, M0 चलन में मुद्रा प्लस आरबीआई के पास जो जमा है प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा। ठीक है, इसे कहते हैं M0। M1 क्या है, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा। M2 क्या है, M1 प्लस, अब M1 में हमारा क्या रखा गया है, ये सारी चीजें रखी गई हैं। M1 प्लस इंडिया पोस्ट, यानी भारतीय डाक पोस्ट ऑफिस बचत जमा जिसे कहते हैं। ठीक, यानी M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत जमा। M3 क्या है, जनता के पास की जो है जनता के पास करेंसी या मुद्रा प्लस बैंकों के पास जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा प्लस बैंकों के पास सावधि जमा। ठीक है, M3 कहलाती है। ठीक, वो याद रखने की आपको जरूरत है। वर्तमान में संकीर्ण मुद्रा यानी M1, ये संकीर्ण मुद्रा है। ठीक है, और प्लस वृहद मुद्रा M3 मुद्रा आपूर्ति के प्रमुख प्रासंगिक सूचक माने जाते हैं। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति साख नियंत्रण के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के कोष का उधार देती है, रेपो दर कहलाती है। इस प्रक्रिया का विलोम रिवर्स रेपो दर कहलाता है। यानी जब आरबीआई बैंकों को कुछ अल्पकाल समय के लिए जो है ऋण देती है, यानी पैसे उधार देती है, तो वह रेपो दर कहलाती है। लेकिन बैंक जब आरबीआई में अपना धन जो है जमा करते हैं या उधार देते हैं तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है।
रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों को धन उधार देता है, जैसे हमने अभी बताया। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत है। मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए आरबीआई परिमाणात्मक व गुणात्मक साख नियंत्रण उपायों का प्रयोग करता है। ठीक है। बैंक दर क्या है? बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। ठीक है, ये केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। कौन सी? बैंक दर। ठीक, याद रखिए। सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात क्या होती है? एसएलआर। इसके अंतर्गत नगद, स्वर्ण के रूप में और अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में आस्तियां रखते हैं। ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर क्या होता है? तो एसएलआर नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर और खुला बाजार परिचालन यानी ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक साधन होते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था कई बार। ठीक, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई बैंकों को अल्पावधि कुछ समय के लिए धन जमा करता है। किसके पास? बैंकों के पास। अब यही आरबीआई अपना धन यही बैंक जो है अपना धन आरबीआई के पास वापस जमा कर देते हैं, तो वो हो जाता है रिवर्स रेपो दर। ठीक है। बैंक दर क्या है? आपने देखा, बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साख नियंत्रण के साधन। साख नियंत्रण के कौन कौन से साधन होते हैं? जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ठीक है, सीआरआर वगैरह। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नैतिक प्रत्यायन आरबीआई का गुणात्मक चयनात्मक साख नियंत्रण साधन है, मात्रात्मक उपकरण नहीं। ठीक है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है कि नैतिक प्रत्यायन आरबीआई का गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण साधन होता है, मात्रात्मक उपकरण नहीं होता है। खुले बाजार की कार्यवाही में यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई में सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर बढ़ाने पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति घटती है। सीआरआर घटाने पर साख सृजन बढ़ता है। अगर सीआरआर को कम कर दिया जाए तो साख सृजन होता है, यानी लोगों के पास पैसा पहुंचने लगता है, जिससे बैंकों की जो है साख बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण, विलय और एनपीए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। कल हमने क्लास में देखा था, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो कल की क्लास में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको आपको याद रखने की जरूरत है। उन्हीं का थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ और देख लेते हैं। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश के द्वारा किया गया। इसकी शर्तों के लिए बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 द्वारा पारित किया गया था। दूसरी बार जो है कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 15 अप्रैल 1980। कल हमने बताया था क्लास में, कल आपने देखा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत हो चुकी है, तो दोबारा देख लीजिए जिससे याद रहे। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं? 12 हैं। मियादी ऋण में ब्याज अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय रहने पर खाता गैर निष्पादित संपत्ति यानी एनपीए माना जाता है। ठीक, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मियादी ऋण में ब्याज अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अवधि तक अगर अतिदेय रहे तो खाता गैर निष्पादित यानी एनपीए मान लिया जाता है। ठीक, अब प्रमुख बैंकों का विलय थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में सही मिलान के लिए आ जाता है। पंजाब नेशनल बैंक में किसका विलय किया गया? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1 अप्रैल 2020। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का 1 अप्रैल 2020। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का 1 अप्रैल 2020। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक कोऑपरेशन बैंक 1 अप्रैल 2020। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक विजया बैंक 1 अप्रैल 2019। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर तथा भारतीय महिला बैंक। यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 अप्रैल 2017। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति, काला धन और
सिक्का निर्गमन, मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ होता है तथा बॉन्ड धारकों को हानि होती है। यह चीज आपको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रास्फीति से ऋणी वर्ग को क्या होता है, लाभ होता है, और बॉन्ड धारकों को हानि होती है। ठीक है। और भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है, किसी अन्य को नहीं है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पे सिक्के ढालना शुरू कर दे और बाजार में उतार दे, ऐसा नहीं है। भारत सरकार के पास सिर्फ ये अधिकार है कि वो सिक्के बना सकता है। काला धन यानी ब्लैक मनी से तात्पर्य क्या होता है, ऐसा धन जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता। ठीक है, आपने जो कमाई की है उस पर अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वो काले धन के रूप में मानी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विश्व की मुद्राएं देख लेते हैं। विश्व की मुद्राएं कौन कौन सी हैं, जरूर इसको नोट कर लीजिए अपने नोट में। ठीक है, डायरी में चाहे नोट्स जो भी बनाते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका, नेपाल की रुपया है, रुपया नहीं रुपया। ठीक है, याद रखिएगा, रुपया भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में। इराक की है दीनार, इटली की है लीरा, वर्तमान में जिसे यूरो कहते हैं। थाईलैंड की है बाहत या बाट, बात या बाट। वियतनाम की है डोंग, ईरान की है रियाल, चीन की है युआन या रेनबी। ये बिग बास्केट में शामिल है, रेनबी बिग बास्केट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे है जापान की मुद्रा कौन सी है, एन है। भारत की मुद्रा रुपया, ये आपको पता ही होगा, इसको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी तो होनी ही चाहिए। तुर्की की है टर्किश लीरा, मलेशिया की है रिगित, रिगित रिंगित है। ठीक है, रिंगित, मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगित है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है, पोलैंड की मुद्रा ज्लाटी है, हंगरी की मुद्रा फोरिंट है, और स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। ठीक है, इन सब मुद्राओं को आप डायरी में नोट कर लीजिए। कभी कभी महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में पूछ लेता है कि इस देश की मुद्रा कौन सी है, सही मिलान में भी पूछ लेता है। आरबीआई, इसकी स्थापना, मुख्यालय और मुद्रा निर्गमन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो आपसे सन पूछा जा सकता है या एक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट से हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय 1937 में कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया, यानी पहले जो है कोलकाता था, लेकिन बाद में इसको मुंबई ट्रांसफर किया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कई बार ये सवाल आपसे पूछ लेता है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। अब 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ये फैक्ट कई बार पूछा गया है कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, और 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का ये नोट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 रुपए के नोट को छोड़कर 10 रुपए तथा 100 रुपए सहित अन्य नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यानी बाकी जो है 10 रुपए इस या इससे बड़ी जो भी नोट होती हैं उनमें आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं और वर्तमान में जो नोटें छपाई होती हैं उनमें हमारे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, तो टाइमलाइन आपने देखी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। 37 में मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित होता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेबी शेयर बाजार और रुपए की परिवर्तनीयता। बुल और बियर, कई बार आप सुनते हैं, ये बुल है और ये बियर है। कई बार आप देखते होंगे कि बुल और बियर कई बार टर्म आता है, तो ये टर्म जो है शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। बुल और बियर ये शेयर बाजार से जुड़े हुए शब्द हैं। भारत के शेयर बाजार के कार्य को सेबी नियंत्रित करती है। कौन, सेबी। सेबी नियंत्रित करती है शेयर बाजार को पूरा। ठीक, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण कौन है, तो सेबी को प्राप्त है। भारतीय रुपए को अगस्त 1994 से चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय रुपए को
कब से परिवर्तनीय चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो 1994 से। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना, यानी डीमोनेटाइजेशन एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता देशों के बीच पूंजी प्रवाह पर सीमाओं के उन्मूलन तथा अंतरराष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग से संबंधित है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मौद्रिक नीति, बीमा और आरबीआई सेवाएं। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए कौन सी जो है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का गठन किया गया बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब होती है? 1956 में होती है। ठीक, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैंकिंग लोकपाल, कई बार जो है टर्म आता है बैंकिंग लोकपाल, एग्जाम में पूछा जाता है या न्यूज़पेपर के माध्यम से आप पढ़ते होंगे। तो बैंकिंग लोकपाल है क्या? तो आरबीआई द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि बैंकिंग सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेता। ठीक है, ये बैंकिंग सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायत का समाधान करता है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी द्विवार्षिक रिपोर्ट है। एग्जाम में यही टर्म आएगा कि एक वार्षिक है, वार्षिक रूप से जारी की जाती है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आरबीआई द्वारा द्विवार्षिक, 6 माह या जो है 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, ऐसे जो है आप फैक्ट के रूप में दे देगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो द्विवार्षिक रिपोर्ट है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने वाली अंतरराष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है। म्यूल हंटर डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने हेतु आरबीआई द्वारा प्रारंभ कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम है। ठीक है, पोर्टल है ये, याद रखिएगा। आगे है सार्वजनिक ऋण, बैंकिंग सुधार और नीति आयोग। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सार्वजनिक ऋण कार्यालय सरकार के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। नरसिंहन समिति बैंकिंग संरचना, बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। कब? 1 जनवरी 2015 से। कल हमने इस पे बात चर्चा की थी, नीति आयोग के बारे में बहुत अच्छे से हमने समझा था। ठीक है, तो पुरानी क्लास जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये क्लास देखें और पुरानी क्लास ना देखें, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। सभी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। नीति आयोग का हमने कल फुल फॉर्म देखा था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जबकि वर्तमान में अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। ये भी कल हम देख चुके हैं पुरानी क्लास में। पहली क्लास इकोनॉमिक्स की जरूर देखिए। प्लानिंग एंड द पुअर, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? VS मिन्हास। कई बार एग्जाम में हो सकता है, कई बार क्या हो सकता है, आने वाले कोई भी एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास, रोजगार और पेयजल कार्यक्रम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में निर्माण योजना का संबंध अवसंरचना विकास से है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। जो भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है वो क्या है? तो रोजगार योजना ना होके, तो ये कोई रोजगार की योजना नहीं है बल्कि एक कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब आया? 2009 में शुरू हुआ और अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन में इसको समाहित कर दिया गया। ठीक है, इसका विलय जल जीवन मिशन में कर दिया गया। कब? 2019 में, अगस्त में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है वो वर्ष 2022 के तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने का इसका लक्ष्य रहा है। ठीक, याद रखिएगा। यही NRDWP यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो रहा है वो घरेलू नल कनेक्शन हेतु प्रेरित करने पर आशा कार्यकर्ताओं को 75 रुपए प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि और 5% सहायता निधि से दी जा सकती थी। ठीक है, यह आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में
पूछ सकता है। ये 75 रुपए और प्रोत्साहन राशि में हेर फेर कर सकता है, 75 की जगह 5 कर दे और 5 की जगह 75 अगर कर दे तो वहीं गड़बड़ हो जाएगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर 2001 में शुरू की जाती है और ग्रामीण मजदूरी, ये एक ग्रामीण मजदूरी रोजगार योजना थी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार खुले में शौच मुक्त गांव में एक परिवार को औसतन लगभग 50,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक बचत होती है यदि कोई ओपन डेफिकेशन फ्री गांव होता है तो। ठीक है, यूनिसेफ का यह आंकड़ा है। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, बचत और सूक्ष्म ऋण योजनाएं देखते हैं। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, बचत और सूक्ष्म ऋण योजनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुआ और उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और हालांकि ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? 12 अप्रैल 2005 को। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक। एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना, एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना में केंद्र सरकार द्वारा 75%, राज्य सरकार द्वारा 15% सब्सिडी तथा लाभार्थी का हिस्सा उसमें 10% होता है। यह भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्योंकि जब इस तरह के सवाल आते हैं तो वो आंकड़ों में हेर फेर करता है और सवाल आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को जरूर याद करके जाना है। वर्ष 1948 में अधिक अन्न उपजाओ अभियान प्रारंभ किया गया था। अधिक अन्न उपजाओ अभियान आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इस तरह के प्रश्नों को आप जरूर याद करके जाइए कि जब इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए, छोटे छोटे फैक्ट हैं। अधिक अन्न उपजाओ अभियान के कब शुरू हुआ, प्रारंभ कब हुआ, ऐसे पूछ सकता है। तो ये 1948 में प्रारंभ होता है। ठीक। किसान विकास पत्र, आम लोगों में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः शुरू की गई निश्चित दर वाली बचत योजना है। कौन सी? किसान विकास पत्र। यह भी आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है, इसीलिए प्रीवियस ईयर के सवाल को भी शामिल किया गया है जिससे आपको आइडिया रहे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने हेतु तो शुरू की गई। कौन सी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 से शुरू की गई। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है मुद्रा, ग्राम विकास और बीमा योजनाएं। ठीक है, मुद्रा, ग्राम विकास एवं बीमा योजनाएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की श्रेणियां जो हैं कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई थी, उसकी श्रेणियां शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस। इसमें तरुण प्लस में 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण को लिए गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का। तो इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की देखिए कैसे पूछ लिया उसकी योजना में ये जो श्रेणियां दी गई हैं, श्रेणियों से सवाल पूछ लिए गए हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी, यह भी आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या रहा है? तो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं, यानी कृषि भी और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है। आम आदमी बीमा योजना कब? 2 अक्टूबर 2007 को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना? आम आदमी बीमा योजना। कब? 2 अक्टूबर 2007 से। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धन व्यक्ति हैं, उससे नीचे, निर्धनता रेखा से नीचे जो भूमिहीन श्रमिक हैं, उनके लिए जो है सोशल सिक्योरिटी देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। आम आदमी बीमा योजना को 1 जून 2017 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ मिला दिया गया। यह भी आपसे सवाल पूछा गया था, इसमें डेट पूछी गई थी कि कब से
मिलाया गया, दोनों को मर्ज किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है शिक्षा, शहरी विकास और उद्यमिता पहले। ठीक है, जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की घोषणा केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई थी। यद्यपि यह योजना प्रायोगिक रूप से वर्ष 1997-98 से ही संचालित है। ठीक है, कौन सी योजना? एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों प्रत्येक ब्लॉक में। ठीक, अगला है किसके लिए? जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अमृत योजना। अमृत योजना कई बार चर्चा में रहा है। तो अमृत योजना आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है और इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था, अमृत योजना। ठीक, स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा कब होती है? 15 अगस्त 2015 को की गई थी और यह 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई। आपसे घोषणा पूछ सकता है या प्रारंभ कब से हुई ये पूछ सकता है। ठीक, 16 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत स्टार्टअप को मान्यता उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT प्रदान करता है। ये आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है, किसके द्वारा? स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत स्टार्टअप को मान्यता कौन देता है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापारी विभाग यानी DPIIT इसको मान्यता प्रदान करता है। मध्याह्न भोजन जो है हमारा, मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु शुरू की गई थी। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना आपसे पूछा गया था कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में भोजन पकाने, परोसने और उपभोग में स्वच्छता की दैनिक आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मूल्य स्थिरीकरण और आवास योजनाएं कौन कौन सी है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना 15 अप्रैल 2005 को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात शिशुओं में मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ की गई थी। जननी सुरक्षा योजना के बारे में आपसे यह पूछा गया था कि 12 अप्रैल 2005 को जो जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई, तो ये योजना क्यों प्रारंभ की गई? तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य से। नई मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना क्या है? तो ये प्याज, आलू और दाल के लिए लागू की गई थी नई मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना। ठीक है, इसमें जो है मूल्यों को कंट्रोल रहे इसके लिए नई मूल्य स्थिरीकरण योजना प्रारंभ की गई थी। यह भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के लाभों में चिकित्सा, बीमारी, विकलांगता, मातृत्व, आश्रित तथा अंतिम संस्कार प्रसूति व्यय जैसे लाभ शामिल है। पुनर्वास लाभ इसमें शामिल नहीं होता है। यही आपसे फैक्ट के रूप में पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे जिसमें कौन कौन से? चिकित्सा, बीमारी, विकलांगता, मातृत्व, आश्रित तथा अंतिम संस्कार प्रसूति व्यय, ये और चौथा ऑप्शन दे दिया पुनर्वास लाभ नहीं शामिल। पुनर्वास लाभ, तो पुनर्वास लाभ इसमें शामिल नहीं होता। किसमें? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के लाभों में। ठीक, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत के लिए राजीव आवास योजना कब शुरू की गई? 2011 में शुरू की गई और वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने इसे आच्छादित कर लिया गया है, यानी इसको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के रूप में इसे दर्शाया जाता है। ठीक, आगे है ग्रामीण आजीविका और आवास पुनर्गठन। ग्रामीण आजीविका SGSY का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम पूछा गया था आपसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इससे आपका फुल फॉर्म पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसे जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी नेशनल रूरल के तहत जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठित किया गया और मार्च 2016 में दीनदयाल उपाध्याय जो है में इसका विलय किया गया। ठीक है, नाम दिया गया इसको। और पूरा मॉडल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूरा मॉडल क्या है? यह ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं और आजीविका अवसरों की व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण शहरी अंतर को कम करने से इसका संबंध है पूरा मॉडल को। ठीक है,
तो किससे? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं और आजीविका अवसरों की व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण शहरी जो अंतर होता है उसको कम करने का संबंध पूरा मॉडल से है। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना में लागत साझेदारी सामान्य राज्यों के लिए 75-25 का है, यानी 75% अनुदान केंद्र सरकार का और 25% अनुदान राज्य सरकारों का, तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के लिए 90-10 का है। 90 सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि कल जीएसटी के बारे में हमने थोड़ा देखा था, लेकिन फिर भी आज जरूर देख लीजिए। जीएसटी के जनक कौन है? तो जीएसटी के जनक है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। जीएसटी के जनक इनको कहा जाता है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को कनाडा से चुना है। जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है उसको कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले वैट लगाया था। ठीक है, वैट लागू जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे कहते हैं, उसको सबसे पहले 1954 में कनाडा ने अपने यहाँ लागू किया था। ठीक है, वर्ष 2003 में एफआरबीएम एक्ट 2003 के कार्यान्वयन पर गठित केलकर कार्यबल ने वैट सिद्धांत पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सुझाव दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम वित्त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी लागू करना घोषित किया गया, लेकिन यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जैसे हमने पीछे देखा, पिछली क्लास में हमने भी देखा था, अभी पीछे भी जब हम पढ़ रहे थे जीएसटी के बारे में थोड़ा कि जीएसटी कब से लागू हुई, तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक, आगे है जीएसटी का स्वरूप, उद्देश्य और संरचनाएं। थोड़ा देख लेते हैं। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया है। यानी कई सारी जो है चीजें वो जीएसटी में शामिल हो गई हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, यह संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ साथ उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों के संरक्षण में भी सहायक होती है। ठीक है, जीएसटी के विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति एकल कर है, यानी अलग अलग कर आपसे नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ एक कर है जिसे कहते हैं जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत जीएसटी के 2 घटक होते हैं, केंद्रीय जीएसटी जिसे सीजीएसटी कहते हैं और राज्य जीएसटी जिसे एसजीएसटी या यूटी जीएसटी कहते हैं। एकीकृत जीएसटी जिसको आईजीएसटी कहते हैं, यह भी एक तरह का जो है कर होता है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर जिसे आईजीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल और एसजीएसटी यानी स्टेट के योग के बराबर होती है। यानी जो हमारी आईजीएसटी होती है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के योग के इक्वल होती है। केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर जीएसटी लगाते हैं। केंद्र सीजीएसटी लगाता है और राज्य अपने राज्य के भीतर जो कारोबार होते हैं उसमें एसजीएसटी को लगाता है। ठीक है, केंद्रीय जीएसटी होती है सीजीएसटी, राज्य जीएसटी जिसे एसजीएसटी या यूटी जीएसटी कहते हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो एकीकृत जीएसटी बनती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी, आईजीएसटी और कर स्लैब, जो हमारे यहाँ कर स्लैब बनाए गए हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुच्छेद 269A(1) के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। यह अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 269A(1) के तहत आईजीएसटी लगाया जाता है अंतर्राज्यीय व्यापार पर। ठीक है, आईजीएसटी को केंद्र सरकार लगाती है और संग्रहित करती है। इसे केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। ठीक है, आईजीएसटी को कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। पूर्व में जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। अति आवश्यक वस्तुओं को कर से छूट प्रदान की गई है। शेष सभी वस्तुओं के समूहों को उनकी उपयोगिता के अनुसार 5%, 18% और 28% के क्लास जो है कर स्लैब में रखा गया है। वर्तमान में 22 सितंबर 2025 से प्रभावी जीएसटी कर संरचना 0%, 5% यानी मेरिट रेट पे और 18% जो स्टैंडर्ड रेट पे है। तंबाकू, पान मसाला, एयर रेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी आइटम्स, इन पर 40% जीएसटी लगाई गई है।
ठीक है। उसका निर्धारण 40% किया गया है। जो लग्जरी वस्तुएं हैं जैसे तंबाकू, पान मसाला, एवररेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, लग्जरी वस्तुएं जैसे कार, महंगी महंगी कारें जो होती हैं, और जो है सोना चांदी, ये सब जो है इसको सोना चांदी आभूषण, इस पे कुछ विशेष वस्तुओं पर 3% जीएसटी लागू रहती है। यह मुख्य स्लैब का हिस्सा नहीं है बल्कि एक विशेष दर है। मुख्य स्लैब में कौन कौन से आते हैं? 0%, 5% तथा 18%। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है जीएसटी सुधार और 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किसके लिए होता है? जीएसटी के लिए। याद रखिएगा, जीएसटी के वे प्रावधान जिनके कारण इससे पूर्व अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पर सुधार माना जा सकता है, करारोपण को श्रृंखलाबद्ध करना, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और आर्थिक न्याय के अनुरूप होना। ठीक है। सहकारी संघवाद का पोषण तथा व्यवस्था को अधिक सरल, तीव्र एवं दक्ष बनाना भी जीएसटी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और अभी जैसे हमने बताया, संविधान 101वां संशोधन जो है अधिनियम 2016 में पूर्व में लागू अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। यह अधिनियम 16 सितंबर 2016 से प्रभावी हुआ है। डेट याद रखने की जरूरत है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है कब से है? तो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। पिछली भी क्लास में हमने बताया था और अभी पीछे भी हमने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 से देश में प्रभावी हुआ है। जीएसटी के प्रमुख वैधानिक प्रावधान कौन से है? तो सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 25 पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। यह आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो पंजीकरण की प्रक्रिया से। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 245 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की परिभाषा दी गई है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अधिसूचना संख्या 10/2019 केंद्रीय कर दिनांक 7/7/3/2019 के अनुसार जो व्यक्ति केवल वस्तुओं की आपूर्ति करता है और जिसका कुल वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसे जीएसटी पंजीकरण से छूट दी जाती है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है इस बार आपसे एग्जाम में ये पूछ ले। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर को जीएसटी प्रतिपूर्व उपकर से प्रतिस्थापित किया। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि नीति, अवधारणाएं और आधार, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति लोकसभा के पटल पर 28 जुलाई 2000 को रखी गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि था। भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जीरो बजट एग्रीकल्चर फार्मिंग जो होती है, नेचुरल फार्मिंग जो होती है, वो उसकी अवधारणा को किसने दिया? तो सुभाष पालेकर एक व्यक्ति रहे हैं, शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रस्तुत किया। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां भारतीय व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां, ठीक है, भारतीय व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। कृषि और उससे संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं। कृषि विकास के प्रमुख आधारभूत संरचना कारक कौन कौन से हैं? सिंचाई है, आपके सड़क है, बीमा है, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण, कृषि बाजार। ठीक है। जबकि जो खनन होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, जानते हैं। कृषि विकास का आधारभूत संरचना कारक नहीं है। ठीक। कृषि उत्पादों की मांग लोचहीन या स्थायित्वहीन होती है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता, जिसमें पशुपालन के साथ साथ फसल उत्पादन करना होता है। ठीक है। मिश्रित खेती आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो पशुपालन के साथ साथ आपको जो है खेती भी, फसल उत्पादन करना होता है, खेती करनी होती है। एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक अगर फसलें लगी हों तो उसके उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित। जब आपके खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें लगी हों तो मिश्रित फसल कहते हैं। ठीक। आगे है कृषि विपणन समस्याएं एवं प्रमुख संस्थाओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कृषि विपणन के मुख्य दोष का क्या है? कृषि विपणन के दोष क्या क्या हो सकते हैं? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, ये कृषि विपणन के मुख्य दोष हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कृषि बाजार सूचना प्रणाली को खाद्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20
राष्ट्रों के कृषि मंत्रियों ने वर्ष 2011 में स्थापित किया। APEDA का विस्तृत रूप क्या है? आपसे विस्तृत रूप एग्जाम में जरूर पूछता है, तो इस तरह की चीजों को आपको याद रखना है कि APEDA का विस्तृत रूप क्या है। तो APEDA का विस्तृत रूप आपका है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना कब होती है? दिसंबर 1985 में। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड की स्थापना कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1958 को कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने हेतु की गई थी। एगमार्क कृषि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक यानी प्रमाण चिन्ह है। आपने एगमार्क जो है देखा होगा, बना होता है एक खास तरह का चिन्ह। वो किससे संबंधित है? वो कृषि या खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक यानी प्रमाण चिन्ह है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन, कुटीर उद्योग और अच्छे उपकरणों की उपलब्धता योगदान करते हैं। ठीक, इस तरह की चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रमुख योजनाएं सिंचाई, बीमा एवं मृदा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई? 1 जुलाई 2015 से हर खेत को पानी आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ हुई। आपसे यह आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई को प्रारंभ हुई, उसका आदर्श वाक्य क्या था? 4 तरह के ऑप्शन दे देगा और जिसमें हर खेत को पानी आपका सही होगा। ठीक है, 2015-16 से 2019-20 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई थी और योजना वर्ष 2026 में भी ये जारी है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रति बूंद अधिक फसल, ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल घटक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल, ये शब्द याद रखेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को सीहोर मध्य प्रदेश से शुरू की गई थी। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कब? 18 फरवरी 2016 से। कहाँ से? सीहोर एक जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य 2018 से 19 तक सकल फसल क्षेत्र के 50% को संरक्षित करना था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे जो ये फैक्ट होते हैं, आपने जैसे प्रीवियस ईयर आप पीछे हमने देखा, पढ़ाया, तो प्रीवियस ईयर में आपने देखा कि कितने छोटे छोटे फैक्ट पूछे गए हैं आपसे। इन फैक्ट को याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपसे एग्जाम में गलती हो जाएगी। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे ई नैम कहते हैं, ठीक है, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। ठीक है, आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत, या ई नाम लिख देगा। ठीक है, ये जो है इसकी शुरुआत कब होती है? 14 अप्रैल 2016 को। यह प्लेटफॉर्म जून 2026 तक 1.8 करोड़ से अधिक किसानों और 1656 मंडियों तक विस्तारित हो चुका है। क्या? ई नाम। ठीक है, ये एक तरह का मंच है, राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। ठीक है, कृषि में नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए एग्री उड़ान कार्यक्रम 4 अगस्त 2017 को शुरू किया गया। किसमें? कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एग्री उड़ान कार्यक्रम 4 अगस्त 2017 को शुरू किया गया। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक कृषि निर्यात को $60 बिलियन से अधिक और आगे $100 बिलियन तक पहुंचाना था। वर्ष 2011 में उत्तराखंड विशेष कृषि क्षेत्र यानी स्पेशल एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन? 2011 में उत्तराखंड विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई। कृषि उत्पाद बेचने के लिए ई रकम पोर्टल का शुभारंभ 1 अगस्त 2017 को किया गया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एमएसपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, एफआरपी और वर्तमान समर्थन मूल्य। ये एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर आते हैं, इसको जरूर देखिए। एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP जिसे कहते हैं,
22 फसलों के लिए और एमएसपी देता है, जबकि गन्ना जो 23वीं फसल है इसके लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस की अनुशंसा करता है। ठीक है, तो कृषि जो हमारा CACP है वो 22 फसलों के लिए एमएसपी देता है और जो हमारी 23वीं फसल गन्ना है उसके लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य जिसे एफआरपी कहते हैं उसकी अनुशंसा करता है। वर्ष 1965 में पहली बार धान के लिए एमएसपी की अनुशंसा की गई थी। केंद्र सरकार की एमएसपी सूची में तंबाकू तथा सब्जी फल शामिल नहीं हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि आपसे एग्जाम में फैक्ट के रूप में दे सकता है कि क्या एमएसपी में तंबाकू या फल या सब्जियां शामिल हैं, तो बिल्कुल नहीं, एमएसपी में तंबाकू फल सब्जियां शामिल नहीं हैं। विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ठीक, याद रखिएगा एमएसपी जो है 2026-27 के लिए गेहूं का पूछ लेगा एग्जाम में कितना है, तो गेहूं का एमएसपी है 2,585 रुपये प्रति क्विंटल। खरीफ विपणन 2026-27 के लिए सामान्य धान का एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है। धान ग्रेड ए का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का 2,585 रुपये, सामान्य धान का 2,441 रुपये और धान ग्रेड ए का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल है। सॉरी, एमएसपी का उद्देश्य क्या है? एमएसपी का उद्देश्य किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाना, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देना, कृषि की आय की सुरक्षा करना और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना। ये सारी जो है एमएसपी के उद्देश्य होते हैं। आपसे ऑप्शन के रूप में इस तरह चारों दे देगा और पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फसल ऋतुएं और दलहन। यहाँ से सवाल जरूर आता है, कौन सी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा आप देख लेंगे, समझ जाएंगे। हाँ, ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में मुख्यतः 3 फसल ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। आप अगर जो है फार्मिंग से संबंधित हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही होंगी। रबी की फसल इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में जो है बोई जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है और आलू है। ठीक, और खरीफ की फसलें इसकी बुआई होती है जून जुलाई में, कटाई होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली। ठीक है, जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? जायद की है अप्रैल से जून तक बोई जाती है, जिसको ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं, जिसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हमारी रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, खरीफ जून जुलाई में, जायद अप्रैल से जून में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, यहीं से सवाल आता है। अब जैसे पूछ लेगा कि बाजरा जो है वो किसकी फसल है, तो बाजरा आपकी खरीफ की फसल है। मक्का, यहां से सवाल ये मक्का वाला कंफ्यूजन करता है। मक्का अगर आप दे दिया ऑप्शन, तो मक्का अधिकतर तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, रबी, खरीफ, जायद। लेकिन अगर जो है खरीफ, मोस्टली खरीफ में आपको जो है मक्का देखने को मिलेगा। ठीक, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को 2025-26 से 2030-31 तक लागू करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। यह फैक्ट है, याद रखिएगा। 2030-31 तक 350 लाख टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, ये सभी को एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित दालें हैं। कौन कौन सी? अरहर है आपकी, उड़द है, मूंग है, मसूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं उत्पादन, रोग एवं कृषि विज्ञान, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नवंबर 2025 में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में गेहूं के अंतर्गत सकल क्षेत्र
32.8 मिलियन हेक्टेयर है। यहीं से सवाल आएगा, ठीक है। नवंबर 2025 के में जो है कृषि मंत्रालय द्वारा आंकड़े जारी किए गए, इसके अनुसार 2024-25 में गेहूं के अंतर्गत सकल क्षेत्र जो बोया गया है वो 32.8 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में गेहूं का उत्पादन 117.95 मिलियन टन आका गया। कितना? 117.95 मिलियन। यही आपसे फैक्ट के रूप में पूछेगा, ठीक है। माइक्रोनी एक गेहूं होता है, यह गेहूं की एक वैरायटी है। असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रवण प्रभावित यानी सूखा प्रवण या सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल होती है, ठीक है। उपयुक्त फसल है, ठीक है। मतलब ये एक तरह की जो गेहूं की वैरायटी है मैक्रोनी, वो सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए या असिंचित जहां पे सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध है उसके लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। रस्ट, ये गेहूं फसल की एक रोग है या 3 प्रकार का होता है रस्ट, ठीक है। पीला रस्ट जिसे पीला किट्टू कहते हैं, भूरा किट्टू कहते हैं और काला किट्टू कहते हैं। ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट, ठीक है। ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल क्या है? गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। गेहूं और राई के बीच जो है संकर से बनाया गया ट्रिटिकेल जो है उसका प्रतिफल है। गेहूं भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है। किस प्रकार की मिट्टियां? दोमट, दोमट या दोमट बनावट वाली मिट्टी अच्छी संरचना और मध्यम जल भराव क्षमता के साथ इसके लिए आदर्श होती हैं। ताज निकलने की जो अवस्था होती है, ताज निकलने की अवस्था कौन सी? ताज निकलने की जो अवस्था होती है जब मतलब गेहूं निकल रहा होता है, आपकी बालियां निकल रही होती हैं, उसमें गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है, ठीक है। इसी तो यदि केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो तो इसी अवस्था में सिंचाई की सलाह दी जाती है, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है गेहूं अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश और प्रमुख किस्में। उत्तर प्रदेश में जो है प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। वर्ष 2024-25 में गेहूं उत्पादक 3 प्रमुख राज्य हैं। सबसे अग्रणी कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है और पंजाब। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश और पंजाब, यानी उत्तर प्रदेश में गेहूं जो है उत्पादकता में सर्वप्रथम है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का क्षेत्र 9.60 मिलियन हेक्टेयर रहा, जो कि भारत के कुल गेहूं क्षेत्र का 29.26% है। गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो गेहूं की प्रमुख किस्में हैं करण नरेंद्र, जिसे DBW 222, करण वंदना, करण श्रिया, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, ये गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। अन्य प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? अमर है, भवानी है, कंचन है, गोमती है, कल्याण सोना है, किरण है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा कि कंचन किसकी फसल है, तो गेहूं की है, धान की है, बाजरे की है, किसकी है? तो गेहूं की है, ठीक। कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रणी 3 राज्य, उत्तर प्रदेश 63.85 मिलियन टन, मध्य प्रदेश 46.63 मिलियन टन, पंजाब 32.78 मिलियन टन। पूरे भारत में 357.73 मिलियन टन, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है। गेहूं की किस्मों के बारे में हमने जाना, करण नरेंद्र, करण वंदना, करण श्रिया, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, ठीक। इसके बारे में हमने देख लिया है कि कुल खाद्य उत्पादन में 3 जो राज्य हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है धान चावल, इसकी विशेषताएं, किस्में एवं राज्य, ठीक है। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? खरीफ की प्रमुख फसलें धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन। अभी पीछे हमने देखा कि धान की प्रमुख जो है खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ये आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। इसके लिए औसतन तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यक है। कम वर्षा की दशा में सिंचाई भी करनी पड़ती है, जैसे धान के सीजन में अगर बारिश नहीं होती है तो आपको सिंचाई भी करनी पड़ सकती है अगर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है।
चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और खाद्यान्नों में गेहूं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। जमुना है, करुणा है, जया है, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, ये सब चावल की हमारी प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, वर्ष 2024-25 में चावल उत्पादक शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद जो है पंजाब और छत्तीसगढ़। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये प्रमुख उत्पादक, चावल उत्पादक शीर्ष राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्रम से, और पश्चिम बंगाल, ये तीनों के बारे में पूछ सकता है। चावल उत्पादन के लिए क्या चाहिए? चावल उत्पादन के लिए चाहिए 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, सिंचाई करनी पड़ती है अगर आवश्यक हो, कम वर्षा होती है, या खरीफ मौसम में होती है। इसकी अवधि जो है जून से नवंबर होती है। ठीक है, यानी जून में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला। ठीक है, इनके बारे में हमने जाना कि चावल की कौन कौन सी किस्में हैं। ठीक, मक्का के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मक्का बहुमुखी फसल है। मक्का विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में व्यापक अनुकूल क्षमता रखने वाली सबसे बहुमुखी उभरती फसलों में से एक है। वैश्विक स्तर पर मक्का अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह अनाजों के बीच में सबसे अधिक आनुवांशिक उपज क्षमता रखता है। ठीक है, नवंबर 2025 में सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में, यानी अंतिम अनुमान में, मक्का उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 15.30%, कर्नाटका फिर 14.26%, और फिर बिहार जो है 12.60% है। मक्का की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? तो मक्का की प्रमुख किस्में हैं गंगा 5, गंगा 11, गंगा सफ़ेद 2, डेक्कन 101, डेक्कन 103 और विक्रम। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये आज की हमारी जो है क्लास रही, इसके बारे में हमने देखा, समझा। आप इस वीडियो को बार बार जरूर देखिए, कम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखिए। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट करके हमको बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।